मेकअप करने वाली बहू। हरमनपुर के एक छोटे से गांव में कौशल्या नाम की औरत अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। कौशल्या की उम्र भी हो गई थी, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में वो सुंदर और खूबसूरत दिखना चाहती थी। इसलिए वो घरेलू नुस्खे और थोड़ा सा मेकअप करके रहा करती थी। गांव के कुछ लोग उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। एक दिन वो अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करके गांव में टहलने के लिए जाती है। आज तो बहुत अच्छा मौसम है, चलो थोड़ी सी सैर ही कराऊं। वो रास्ते से गुजर ही रही होती है कि तभी कुछ औरतें देखकर हंसने लगती है। हे भगवान, देखो तो सही, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम इतनी बूढ़ी हो चुकी है और चेहरे पर मेकअप देखो कितना पोत रखा है। अब इतने तेवर है, पता नहीं जवानी में इसके कितने तेवर होंगे। कौशल्या ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ खड़ी औरतों से कहती है, अरे भगवान ने मुझे इतना अच्छा रंग रूप दिया है, तो मैं इस पर थोड़ा सा मेकअप कर भी लूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, तो क्या मैं मेकअप भी नहीं कर सकती? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना चाहे उतना मेकअप करो। एक काम करो, पूरे महीने का मेकअप एक ही दिन में कर लो। हाँ हाँ, मैं तो करूँगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेकअप ना करे। ऐसा कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद गांव की औरतें उससे मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। कौशल्या को कभी किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, अरे रवि पूरे 25 साल का हो गया है, अब मुझे उसकी शादी करवा देनी चाहिए। फिर मैं भी तो इस घर की भागदौड़ से थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपने बेटे रवि के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। उसके इतने मेकअप करने के चलते कोई भी अपने घर की बेटी उसे नहीं देता। जिसके बाद एक दिन पंडित जी उसके घर पर आते हैं और उससे कहते हैं, देखो कौशल्या बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन अगर शादी करवानी है तो इस बार बिना मेकअप के ही रिश्ता पक्का करके आना। अरे शादी तो करवानी ही है मुझे अपने बेटे की। चलो, अगर मैं एक दिन मेकअप ना करूँ तो क्या चला जाएगा। ऐसा सोचकर जब वो अपने बेटे रवि के लिए लड़की पसंद करने जाती है तो बिना मेकअप के ही जाती है। जिसके बाद वो रिश्ता पक्का कर देती है और अपने बेटे रवि की शादी रागिनी से करवाकर उसे अपने घर ले आती है। रागिनी बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। उसे कभी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो हमेशा सादा और सिंपल रहा करती थी। एक दिन कौशल्या उसको देखकर कहती है, अरे बहू, अभी अभी तेरी शादी हुई है और तू जरा भी मेकअप नहीं करती अपने चेहरे पर। अरे माँ जी, इतना मेकअप करके मैं कहाँ जाऊंगी? रहना तो मुझे घर में ही है, और फिर मुझे मेकअप करने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू नहीं जानती कि औरतों को दिन प्रतिदिन खूबसूरत दिखना ही चाहिए, ताकि मर्द उनसे नजर हटा ना सके। ये सुनने के बाद रागिनी अपनी सास की बातों पर हंसने लगती है और उनसे कहती है, अच्छा जी, मैं आपकी इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या झोला उठाकर बाजार को निकल पड़ती है। आज तो मैं पालक पनीर लेकर आऊंगी, पालक पनीर। कौशल्या बाजार जाने से पहले अपने कमरे में जाती है और थोड़ा सा और मेकअप लगा लेती है। उसे मेकअप करते हुए रागिनी देख लेती है और कहती है, अरे माँ जी, पहले ही आपके चेहरे पर इतना सारा मेकअप लगाया है और आप उसी के ऊपर और मेकअप लगा रही हो। हाँ हाँ बहू, अब मैं बाहर जा रही हूँ। 10 लोग मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे तो मेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ नजर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ जी, ज्यादा मेकअप करने से हमारे चेहरे की त्वचा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। कौशल्या रागिनी की बात को नजरअंदाज कर देती है
जिसके बाद वो बाजार में चली जाती है। बाजार में सब्जी लेते समय उसे गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं जो उसके मेकअप को देखकर हंसने लगती हैं। हे भगवान, देखो तो सही कौशल्या बहन का चेहरा कितना मेकअप से भरा हुआ है। अरे मुझे तो लगता है कौशल्या बहन कोई मेकअप की दुकान है, तभी तो इतना मेकअप करती है। अगर एक फूंक मार दी तो इसका सारा मेकअप हवा में उड़ जाएगा। ऐसा कहकर वो सभी कौशल्या का मजाक उड़ाने लगती हैं, लेकिन कौशल्या फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ वो बाजार में तो आ जाती है, लेकिन वो पैसे लेकर नहीं आती, जिसकी वजह से रागिनी उसके पीछे पीछे पैसे लेकर उसके पास पहुंच जाती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आप पैसे तो घर पर ही भूल गई थी। कौशल्या अपनी बहू से पैसे ले लेती है और सब्जियां खरीदने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी औरतों को अपनी सास के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अरे ये कैसी औरत है जो औरत का ही मजाक उड़ा रही है? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। वो उस समय तो उन्हें कुछ नहीं बोलती, लेकिन घर पर आने के बाद वो अपनी सास को समझाती है। माँ जी, आप इतना मेकअप मत किया करें, और अगर करते हो तो मेकअप को सही तरीके से करें। अरे बहू, अब तू भी गांव वालों की तरह मेरे मेकअप के लिए मुझे बोल रही है। आखिर सबको मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? अरे माँ जी, किसी को भी आपसे दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। रागिनी कौशल्या को अपने कमरे में लेकर जाती है और शीशे के सामने बैठा देती है, जिसके बाद रागिनी अपनी अलमारी में से बहुत सारा मेकअप निकालती है और अपनी सास के चेहरे पर मेकअप करना शुरू करती है। देखते ही देखते वो अपनी सास के चेहरे पर इतना प्यारा मेकअप करती है कि उसकी सास बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। ये लो माँ जी, मैंने आपका मेकअप कर दिया है। अब कोई आपके मेकअप को देखकर कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही कौशल्या शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो अपने आप को देखते ही रह जाती है। हे भगवान, क्या ये सच में मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तू तो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तूने इतना अच्छा मेकअप कहाँ से सीखा? दरअसल माँ जी, मुझे अपने चेहरे पर मेकअप करना पसंद नहीं है, लेकिन दूसरों का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। इसी के चलते मैंने एक पार्लर में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था। तब से मुझे मेकअप करना आता है। अरे वाह बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी टैलेंटेड है। अगर तेरे अंदर इतना टैलेंट है तो तू मेकअप आर्टिस्ट की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? अरे इसके चलते तो तू बहुत सारा पैसा भी कमा सकती है। वैसे माँ जी, आपका आइडिया बुरा नहीं है। मुझे लोगों का मेकअप करके बहुत खुशी मिलेगी। कौशल्या अपनी बहू से मेकअप करवाने के बाद जब बाहर आती है तो सभी औरतें उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, ये तो आधी उम्र में भी जवान लग रही है। अचानक से इसके चेहरे को क्या हो गया है? पहले तो बहुत बेढंगा मेकअप करती थी। उनकी बातें सुनकर कौशल्या उनसे कहती है, अरे ये मेकअप तो मेरी बहू ने किया है। वो मेकअप आर्टिस्ट है। उसके जैसा मेकअप यहाँ पर किसी को नहीं आता। कौशल्या के चेहरे को देखकर उसकी उम्र की जितनी भी सहेलियां होती हैं वो उससे कहती हैं, अरे बहन, एक काम कर, अपनी बहू से कह कि वो मेरा भी मेकअप कर दे। आज मुझे एक संगीत के जश्न में जाना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। कौशल्या उसे अपनी बहू के पास ले जाती है, जिसके बाद उसकी बहू रागिनी सावित्री का मेकअप कर देती है। सावित्री भी मेकअप करवाने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगती है। देखते ही देखते गांव की कई सारी औरतें रागिनी के पास आती हैं और अपने चेहरे पर मेकअप करवाती हैं, जिसके चलते सभी औरतें बहुत खुश होती हैं। अब कौशल्या अपनी बहू रागिनी का एक पार्लर खुलवा देती है, जिसमें रागिनी लोगों का मेकअप करना शुरू कर देती है। अरे वाह बहू, देख, आज अगर तेरे अंदर मेकअप का शौक ना होता तो तू अपने इस टैलेंट को कभी निखार ही नहीं पाती। अरे नहीं माँ जी, ये सब तो आपकी वजह से है।
आपके चलते ही मैंने अपने टैलेंट को दोबारा से याद किया और उसे आपके ऊपर आजमाया। देखते ही देखते रागिनी मेकअप में बहुत पॉपुलर हो जाती है। अब गांव की हर एक औरत उसी से मेकअप करवाती है और खुशी खुशी उसे पैसे भी देकर जाती है। गरीब माँ की मजबूरी। अंबिका अपनी 2 बेटियों 8 वर्षीय अनु और 6 वर्षीय राधिका के संग एक बस्ती में रहती थी। अंबिका का पति कुछ साल पहले ही दुनिया से जा चुका था। बदकिस्मती की बात तो ये थी कि बेचारी अंबिका भी अंधी थी। तीनों माँ बेटियां अक्सर ही सड़क पर घूम घूम कर भीख मांगती थीं। मगर आज अंबिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उस वजह से उसकी दोनों बेटी अकेले ही भीख मांगने चल देती हैं। राधिका, वो देखो, मंदिर में भंडारा बढ़ रहा है। इस भंडारे से हम तीनों माँ बेटियों की भूख मिट जाएगी। दोनों बहनें कतार में खड़ी होकर अपनी बारी आने की राह ताकने लगती हैं, मगर उनके बारी से पहले ही खाना खत्म हो जाता है। धत तेरे की, भंडारा तो खत्म हो गया। इसके बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर देर सांझ तक राह देखती हैं कि कब कोई अमीर आएगा और उनके आगे एक आध रोटी डाल जाएगा। मगर किसी को भी ना आता देख वो घर का रुख करती हैं। तभी सुनसान सड़क से चली आ रही एक तेज तर्रार गाड़ी को देख दोनों बहनें बीचों बीच स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं। तभी गाड़ी रुकती है, जिसमें से साइली नाम की एक औरत भागती हुई उनके पास आती है। अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? इतनी देर रात को तुम दोनों बच्चियां इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? साइली की बात का जवाब देने के बजाय दोनों आपस में खुसर पुसर करते हुए कहती हैं। राधिका, इन मेम साहब की साड़ी सभ्यता और बात करने का सलीका साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये कितने बड़े घर की हैं। चुप कर अनु। मेम साहब, हम दोनों बहनें पास ही एक बस्ती में रहती हैं। हमारी माँ अंधी है, वो देख नहीं सकती, इसीलिए हम लोगों से खाना मांगती है। ये सुनकर साइली अपने मन में कहती है, इन बच्चियों को तो इसकी समझ ही नहीं कि ये लोगों से मदद नहीं बल्कि भीख मांगकर अपनी भूख मिटाती हैं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हाँ मेम साहब, क्यों नहीं। सयाली दोनों बच्चियों के साथ उनकी बस्ती आती है, जहां अंधी अंबिका को देखकर सयाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुछ घड़ी के लिए स्तब्ध रह जाती है। अंबिका, ये सब कुछ क्या हो गया मेरी सहेली? अरे ये स्वर शब्द कुछ सुने सुने से क्यों लग रहे हैं? जैसे ही अंबिका साइली के सूरत को स्पर्श करती है, वो एक पल छिन में उसके अक्ष को पहचान लेती है। साइली, मेरी सहेली, इतने बरसों बाद तुम। अंबिका की अपंगता देखकर साइली कलपते हुए कहती है, ये सब कुछ कैसे हो गया अंबिका? कुछ 10 बरस पहले की बात है, जब पिताजी की पसंद प्रीतम से मेरी शादी हो गई और मैं मुंबई चली आई। शुरुआती दिनों में तो प्रीतम का स्वभाव ठीक ठाक था, फिर वर्ष भर के भीतर ही मैं माँ बन गई। अनु मेरी गोदी में आई। उस दिन मैंने प्रीतम को पहली बार शराब पीते देखा। पिता बनने के लिए मैंने पिछले 9 महीनों का पड़ाव इसलिए थोड़ी पार किया था कि तू बेटी जने, उसे भला तो तू बांझ रहती। प्रीतम को नशे में धुत देखकर अंबिका जवाब देने की बजाय चुप्पी साध लेती है, मगर प्रीतम का शराब पीना उसकी बुरी आदत बन चुकी थी, जिसके चलते उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। इसी बीच अंबिका दूसरी बार गर्भवती हो गई। सांझ होते ही अंबिका प्रीतम से कहती है, घर की दिन दशा बिगड़ती जा रही है। घर में एक दाना भी नहीं बचा, बनिए का बकाया भी बढ़ता जा रहा है। कोई तो काम करो। मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये लो मेरी चूड़ियाँ, ये पहनकर घर में बैठ जाओ। फिर मैं बाहर कमाने जाऊंगी तो तुम्हें शोभा देगा। क्या बकती है कमीनी, ठहर जा, भी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। अंबिका के शब्द की सजा गर्भावस्था के उस समय पर अपने पियक्कड़ पति के हाथ उसे पिटकर भुगतना पड़ता है। उसी रात अंबिका को प्रसव पीड़ा उठती है और वो घर में ही एक बेटी को जन्म देती है। समय बीतता है। 3 वर्ष के पश्चात ही पियक्कड़ प्रीतम भगवान को प्यारा हो जाता है। ऊपर वाले मेरा सिंदूर छीनकर तूने सिर्फ मुझे बेवा नहीं बनाया, मेरी दोनों बेटियों को भी यतीम बना दिया। अपने पति प्रीतम के जाने के गम में अंबिका को गहरा सदमा लगता है। उसे संभलने में कई दिन लग जाते हैं। अनु बिटिया, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। अंबिका कुछ रिहायशी इलाकों में आकर लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मेनका नाम की एक अमीर औरत दरवाजा खोलती है। मेम साहब, कोई काम मिलेगा? तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से। अंबिका दर दर भटकती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। मेम साहब, मैं झाड़ू, बर्तन, चौका सब कुछ एकदम सफाई के साथ कर दूंगी। बदले में पगार भी कम चलेगा। मुझे काम पर रख लीजिए,
मेरी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो घर पर भूख से बिलक रही हैं। अरे मैंने क्या कहा? तो जैसे भुखनेंगे का बीड़ा उठाया क्या हमने? चल भाग यहाँ से। सवेरे से सांझ हो गई, हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी है। ऐसे में अपने बच्चियों की भूख कैसे मिटा सकूंगी मैं? एकाएक उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे सैकड़ों भिखारियों पर जाती है। बेटियों की भूख उस बेबस माँ को इस कदर मजबूर कर देती है कि वो भीख मांगने पर भी उतारू हो जाती है। कुछ देर में वो खाना लेकर घर आती है। देखो मेरी बच्चियों, माँ खाना ले आई। अंबिका एकाएक अपनी दोनों बेटियों को खाने का कौर खिलाती है। तभी अनु कहती है, माँ सारा खाना आप हमें खिला दोगी तो खुद क्या खाओगी? माँ की सयानी बेटी, मेरी फिक्र मत कर, माँ भरपेट खाकर आई है। पेट भरते ही अनु और राधिका नींद के आगोश में चली जाती हैं। भूख से अंबिका की अंतड़ियां सूख रही थी, उसका चेहरा भी कुम्हला चुका था। खाने को एक दाना भी नहीं बचा, ये बचा कुछ पेट भर पानी ही पी लेती हूँ। अपनी बच्चियों के पेट की आग बुझाने के लिए अंबिका अपने आगे का निवाला पहले ही उन्हें परोस चुकी थी, जिसके चलते उस मजबूर माँ को पानी से ही अपना पेट भरना पड़ा। वो हर एक दिन काम की तलाश में जाती और निराश होकर मंदिर आकर भीख मांगती, मगर आज उसकी टक्कर धनीलाल नाम के एक शख्स से होती है। माफ करना साहब, ध्यान भटक गया था। धनीलाल उसको देखकर कहता है, अरे लगता है शायद तुम काम की तलाश में दर दर भटक रही हो। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पास ही मेरा कारखाना है। क्या सचमुच आप मुझे काम देंगे? बड़ी मेहरबानी साहब। अंबिका आस के साथ धनीलाल के साथ चली जाती है। दरअसल अंबिका इससे बेखबर थी कि धनीलाल उसे गुमनाम गलियों की रौनक बनाने को ले जा रहा था। सेठ जी, ये कहाँ ले आए हैं आप मुझ मजबूर माँ को? अरे घबराओ नहीं, तुम जैसी सैकड़ों मजबूर औरतों का जीवन संवारा है यहाँ। बटुक नाम का एक शख्स आकर बुरे मंसूबों से उसको सिर से पांव तक निहारता है। मजबूर माँ अपनी आबरू बचाने के लिए भागती है, मगर दुर्भाग्यवश एक गाड़ी से उसके साथ दुर्घटना घटती है। उस रोज मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी और भूख ने मुझे सदा के लिए अंधा और मेरी बच्चियों को भिखारिन बनाकर रख दिया। इससे बड़ी मजबूरी इस माँ के लिए क्या होगी साइली, कि मेरी बिटिया मेरा पेट भरती है। फिक्र मत करो अंबिका, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ब्याह के बाद अब तक बांझ रखा कि मुझे अनु और राधिका की माँ बनना था। हाँ अंबिका, अब से मैं इन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इन्हें उज्जवल भविष्य दूंगी, ताकि जो तुमने सहा वो भविष्य में कभी इनको न सहना पड़े। साइली दोनों बच्चियों समेत अंबिका को अपने घर लेकर सबसे पहले अंबिका का इलाज करवाती है। पैसे के बलबूते पर अंबिका की आंखें लौट आती हैं। अब उसकी दोनों बेटियों का भी विद्यालय में दाखिला हो चुका था। इस कहानी के पात्र में मजबूर माँ अंबिका की आबरू तो बच गई, मगर आज भी जाने कितनी ही बेबस लाचार माँ अपने बच्चों की खातिर मजबूर होकर समाज की सभी सीमाएं लांघ जाती हैं, जिसका सर्वोपरि श्रेय बेरोजगारी है। कबाब बेचने वाली सास बहू की सफलता। सास बहू के कुरैशी कबाब नाम का एक रईस रेस्टोरेंट था, जिसके बाहर कतार में खड़े हुए लोग बखान करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आफ्ताब मियाँ, पिछले पौना घंटे से कबाब खाने की आरजू ने हमारा कबाब बन गया है। इतनी भीड़ भाड़ में हमारा नंबर जाने कब आएगा? जनाब जरा सब्र रखिए, ये भीड़ भड़ाका इसी कारण से है क्योंकि पूरे अलीगढ़ का मुस्लिम समुदाय सास बहू के कबाब खाने के लिए इसी रईस रेस्टोरेंट का रुख जो करता है। यहाँ के कबाब खाने के बाद अगर आपके मुंह से माशाअल्लाह ना निकले तो कहना। रेस्टोरेंट का टेबल खाली होता है। दोनों दोस्त उन टेबलों पर धावा बोलते हैं और असलम कहता है, अरे खाला, जरा जल्दी से 4 कुरैशी कबाब ले आइए। आदाब असलम भाई, आप दोनों ये कबाब खाइए। सासू माँ सिगड़ी पर और कबाब सेक रही हैं। आफ्ताब बेबाक बेमन से कबाब को निहारता है, मगर जैसे ही वो कबाब चखता है उसके चेहरे के हाव भाव समेत उसके स्वर भी बदल जाते हैं। माशाअल्लाह, क्या लाजवाब कबाब बनाए हैं आप दोनों सास बहू ने। ओहो हो, खुदा ने आप खान सामे के हाथों में बड़ी नेमत बख्शी है। तारीफ के लिए शुक्रिया भाईजान। वैसे ऐसा कबाब बनाना कहाँ से सीखा आप सास बहू ने? एकाएक सुलोचना हाथों में कबाब की थाली लिए हुए आते हुए कहती है, हमारे इस कबाब के प्रसिद्धि के पीछे दुखद दास्तां दबी हुई है भाईजान। जितने हम कबाब खा रहे हैं खाला, आप उतनी इस कबाब के कामयाबी की कहानी सुना दीजिए। कुछ साल भर पहले की बात है। मेरे पति शैलेश अलीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन थे। मेरा बेटा अनिकेत पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाया करता था।
हम सास बहू का जीवन मजे में चल रहा था। हमारे पास धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। माँ जी ये देखिए, आज अनिकेत ने इस नौलखे हार में फिर से इतने पैसे फूंक दिए। बहू, अनिकेत ने कोई फिजूल खर्च थोड़ी किया है। हम अलीगढ़ के सबसे रईस लोग हैं, और फिर अमीर लोग महंगे महंगे शौक से ही तो शहर भर में मशहूर होते हैं। वही तो माँ, जब देखो आपकी ये बहू बनियों से भी बढ़कर कंजूसी करती रहती है। उनका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था, मगर उनकी ये खुशियाँ ज्यादा समय टिक न सकी। अस्पताल के स्टाफ के स्वर सुनकर दोनों सास बहू तेज गति से फौरन अस्पताल के फाटक में घुसती हैं। देखिए डॉक्टर सचेत, अर्चना, कुछ देर पहले बात हुई थी। आप दोनों के पति का बेहद बुरे तौर पर एक्सीडेंट हो गया है। कुछ लोग सड़क से उठाकर उन्हें अस्पताल ले आए। इमीडिएटली मिस्टर शैलेश की सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब सोच क्या रहे हैं, सर्जरी शुरू कीजिए। जैसा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए सर्जरी में पूरे 15 लाख रुपए लगेंगे। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। सुलोचना घर सारी सेविंग से सर्जरी के पैसे भर देती है। कुछ देर बाद। माफ करना माता जी, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकी और एक आपके बेटे के पैरों की जान चली गई है। डॉक्टर, मेरे पति के पाँव का भला चंगा होने में कोई तो आसार होगा। आई एम सॉरी, इनके भविष्य में पुनः चलने का आसार बिल्कुल शून्य है। एक ही पल में उस सास बहू की दुनिया दुखदाई हो चुकी थी। ऐसे में शैलेश के बिजनेस पार्टनर ने उनके इकलौते आसरे से अपने शेयर वसूलने की बड़ी बात रखी। दोनों सास बहू चुप्पी साध कर अनिकेत के संग बस्ती में भाड़े का सस्ता घर ले लेती है। देखते ही देखते सप्ताह भर हो गया। सासू माँ जैसे तैसे सप्ताह भर रूखा सूखा खाकर पेट भर गया, मगर अब एक भी दाना नहीं बचा। बहू, पेट की आग बुझाने के लिए हमको कामकाज करना होगा। माँ जी, अलीगढ़ शहर में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय का बसेरा है, क्यों ना हम इन्हीं का खान पान को अपने पेट भरने का पेशा बना ले। वो कैसे बहू? माँ जी, अलीगढ़ शहर में बहुतेरे मुस्लिम लोगों का बसेरा है। जो काम के कारण यहाँ बसे हैं, उनका भूख ढाबे के भरोसे है। क्यों ना हम कबाब का कारोबार शुरू कर दे, इसमें हमको ज्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बहू, इस बचे कुचे अंतिम पैसे की हम कबाब के कारोबार में ही लगाएंगे। बचे कुचे पैसों से वो सास बहू कबाब का सामान घर लाकर एक साथ मिलकर कबाब बनाती हैं और सिगड़ी समेत एक सड़क किनारे कबाब बेचने लगती हैं। अरे आओ आओ अलीगढ़ वासियों और खाओ सास बहू के कुरैशी कबाब। अर्चना की आवाज सुनकर मकबूल नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति कहता है, अरे जरा जल्दी से 2 सीख कबाब देना। हाँ भाई साहब, ये लीजिए। सुलोचना झटपट से मकबूल को कबाब देती है। जैसे ही कबाब का एक कौर मकबूल के मुंह में जाता है, वह नाक भौं सिकोड़ कर कहता है, अरे ये कैसा बेहुदा कबाब बनाया है। अरे कबाब हमारे कौम का बेनजीज खान पान है। अरे कसूर मेरा है जो मैंने तुम हिंदू सास बहू के कबाब खाने की गुस्ताखी की। अरे हर बार ऐसी कबाब बनाने की हिमाकत करने से बेहतर अरे बंद कर दो अपने इस कबाब के कारोबार को। ये कहकर मकबूल वहाँ से चल देता है। सास बहू देर सांझ तक ग्राहकों के आने की राह देखकर कबाब और सिगड़ी समेत घर आकर कहती है, शायद उस शख्स ने सच ही कहा, ये कबाब का कारोबार हम सास बहू के बस की बात नहीं। माँ जी, किसी भी कारोबार के शुरुआत में ही बेहतर कमाई नहीं होती, उसे जमने में जरा तो समय लगेगा। मेरे ख्याल से हमारे कबाब में कुछ कमी है। बेहतर कबाब मीट और मसालों से बनता है। अब हम बाजार से खड़े मसाले खरीद कर उन्हें खुद से कूट पीस कर प्रयोग करेंगे। दूसरे दिन से दोनों सास बहू यही करती हैं। वह तेज धूप में मसाले सुखाकर उन्हें अपने हाथों से पीसती हैं और उनसे कबाब बनाकर बेचने बाजार पहुंचती हैं, जहां असलम कहता है, अरे ये कबाब की बेहतर खुशबू तो मुझे अपनी ओर अग्रसर कर रही है। असलम सास बहू के पास आकर कहता है, अरे खाला, जरा जल्दी से कबाब तो खिलाना। हाँ हाँ, ये लो भाईजान, गर्मा गर्म सीख कबाब। सास बहू के कबाब खाते ही असलम बखान करते हुए बोलता है, वल्लाह क्या लजीज कबाब बनाए हैं। बहुत बढ़िया। आप दोनों सास बहू के कबाब का इतना बेहतरीन स्वाद तो पूरे अलीगढ़ में और कहीं नहीं है। वाह, शुक्रिया भाई। एकाएक सास बहू के कबाब खाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां हाजिर होती है। चंद ही पलों में उनके कबाबों की लूट मार मच जाती है। बहू, आज तो हमारे कबाब की बड़ी बिक्री हुई, और बिक्री के साथ खाने वाले कबाब खाने वाले ने खूब बखान भी किया। हर एक दिन के साथ सास बहू की कबाब की कमाई बढ़ती जा रही थी। 1 माह बाद, सासू माँ, पूरे माह भर हमने कबाब बेचकर कुल 20,000 की बड़ी कमाई की है। मैं सोच रही थी, क्यों ना हम अपने कबाब के कारोबार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ढाबे में बदलें। सोच तो तेरी एकदम सही एवं सटीक है बहू। कबाब की कामयाबी से
सास बहू एक दुकान का भाड़ा भरकर वहाँ कबाब बनाकर बेचने लगी थी। अब सुबह से लेकर सांझ तक उनके ढाबे पर खाने वाले लोगों की बड़ी संख्या होती। उनके कबाबों ने लोगों को इस कदर अपना कायल कर लिया कि अब कोसों दूर के लोग वहाँ कबाब खाने आया करते और उस रोज के बाद सास बहू की कबाब का कारोबार सुर्खियों में छा गया, जिस कारण उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़ा। आप दोनों सास बहू के कबाब के कारोबार की सफलता के श्रेय आपके साथ होने से है माँ जी। बिल्कुल सही फरमाया। वैसे खाला मेरी बेगम गुलबानो जब यही कबाब खुद बनाती है तो ऐसा स्वाद शुमार ही नहीं होता। आप इन कबाब में कुछ खास इस्तेमाल करती हैं क्या? हम सास बहू के कबाब की खासियत महज इनमें मौजूद खड़े मसाले हैं। एक और बात, कबाब की बेहतर क्वालिटी के लिए खड़े मसालों के साथ ताजे मीट का होना भी जरूरी है। इन कबाब में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में खास कश्मीरी लाल मिर्च मौजूद है, मगर उसे पहले उन्हें धूप में दिखाना। जब धूप में मसाले सूख कर करारे हो जाएंगे तो कबाब एकदम लाजवाब बनेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से रवाना होते हैं और सास बहू सुकून भरी निगाह से अपनी सफलता को एकटक निहारती है। सास बहू ने शुरुआती सप्ताह से लेकर साल भर के बड़े मेहनत के बाद सफलता को देखा, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। पत्थर खाने वाली बहू। तनीषा अपने कमरे में रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही होती है, जिसके मिट्टी खाने की आवाज से राघव नींद से जाग जाता है। अरे आखिर ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? राघव चुपके से तनीषा को देख लेता है, जिसके बाद वो तनीषा से कहता है, अरे तनीषा, इतनी रात के समय तुम क्या खा रही हो? जरा मुझे दिखाओ। तनीषा घबरा जाती है और मिट्टी छुपाने लगती है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से बादाम खा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ छुपकर मिट्टी खा रही हो? अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं मिट्टी क्यों खाऊंगी? मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ। राघव तनीषा के मुंह पर लगी हुई मिट्टी देख लेता है, जिसके बाद उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि तनीषा रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम छुपकर मिट्टी खा रही थी। अब चुपचाप मुझे मिट्टी दिखा दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। तनीषा राघव के कई बार कहने के बाद भी राघव को मिट्टी नहीं देती, जिसके बाद राघव को जबरदस्ती उसके हाथ से मिट्टी छीननी पड़ती है। कितनी बार समझाया है कि मिट्टी मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन तुम हो कि हमारी बात को समझती नहीं हो। अरे इस मिट्टी से तुम्हें कितनी बीमारियां हो सकती हैं, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है? अजी मैं तो बचपन से ही मिट्टी खा रही हूँ, अगर बीमारी होनी होती तो पहले ही हो जाती। अब क्या मुझे कोई बीमारी होगी? अब तो मुझे मिट्टी खाने की आदत हो गई है। तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हें और हमें एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी। यही बात तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो। अगर इसके बाद मुझे तुम्हारे पास मिट्टी या फिर मुझे मिट्टी खाते हुए दिखाई पड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? राघव तनीषा को बहुत ज्यादा डांटता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राघव खाने की टेबल पर नाश्ता करते हुए अपनी माँ अंजना से कहता है, माँ आप तनीषा का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अरे आखिर इसके पास इतनी मिट्टी आती कहां से है? मेरी बात मानो, घर में जितनी भी मिट्टियां हैं उसे निकाल फेंको। अरे कितनी बार तो मैंने मिट्टियां निकाल निकाल कर फेंकी हैं, लेकिन तेरी बहू इतनी महान है कि बाहर से खरीद कर ले आती है। अब तो इसके पेट में भी दर्द रहता है, लेकिन ये हमारी बात मानती कहाँ है। अरे माँ जी, पेट में दर्द तो खाना ना खाने की वजह से होता है, ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी खाने से मेरे पेट में दर्द होता है। अरे बस कर बहू, कितना झूठ बोलती है। तेरी हालत तेरे शरीर से ही दिख जाती है। मिट्टी खा खाकर तूने अपने शरीर और अपने चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ लिया है। तनीषा अपनी सास और अपने पति की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसे जरा भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकालती है, और रोज कहीं न कहीं से मिट्टी लाकर खाने लगती है। कुछ दिनों में उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पाचन तंत्र में भी दिक्कत हो जाती है और उसके छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। एक दिन जब तनीषा ये सब देखती है तो वो खुद से कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरे मल में तो कीड़े निकलने शुरू हो गए। अब मैं क्या करूं? ऊपर से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। तनीषा मिट्टी खाने की वजह से अपनी ये परेशानियां ना तो अपने पति को बताती और ना ही अपनी सास को। रोज रोज उसकी सास और उसका पति भी उसे बोल बोल कर परेशान हो चुका था, इसलिए उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था। देखते ही देखते तनीषा को भूख भी लगनी बंद हो जाती है और वो दिन प्रतिदिन सूखने लगती है। अरे तनीषा चलो बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। नहीं जी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है।
अरे क्यों बहू, क्या हुआ? तुझे कई दिनों से देख रही हूँ, तू खाना भी नहीं खा रही है। अरे माँ जी, बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, इस वजह से मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। जब इतनी मिट्टी पेट भरकर खाएगी तो खाना थोड़ी ना खा पाएगी तू। क्या हुआ है तुम्हारे पेट में? चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, वो तुम्हें दवाई दे देंगे और तुम्हें आराम पड़ जाएगा। राघव की ये बात सुनने के बाद तनीषा अपने मन ही मन सोचती है, अगर मैं इनके साथ डॉक्टर के पास चली गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मिट्टी खाने की वजह से मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। फिर ये मुझे मिट्टी खाने भी नहीं देंगे और डांटेंगे अलग से। अरे बहू, क्या सोच रही है? जा, चली जा डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुझे अच्छी दवाई दे देगा। अरे नहीं माँ जी, दवाई तो मेरे पास पहले से ही है और मैं दवाई खा चुकी हूँ और अब मुझे मेरे पेट के दर्द में आराम भी लग रहा है। और वैसे भी पेट में दर्द तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर तनीषा घर के कामों में लग जाती है, जिसके बाद अंजना और राघव भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते। राघव नाश्ता करके अपनी ड्यूटी निकल जाता है और अंजना सत्संग जाने के लिए निकल जाती है और घर पर तनीषा अकेली रह जाती है। अच्छा हुआ माँ जी और राघव जी बाहर चले गए। अब मैं मिट्टी लेकर आऊंगी और आराम से बैठकर मिट्टी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। तनीषा अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर मिट्टी लेकर आती है और अपने घर ले जाकर आराम से खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, जब तक मिट्टी ना खा लूं मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। अब थोड़ी सी राहत आई है। तनीषा धीरे धीरे बहुत सारी मिट्टी खा जाती है, जिसके बाद उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठता है जो उससे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता। हे भगवान, ये क्या? मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, अब मैं क्या करूं? तनीषा दर्द के मारे रोने लगती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके राघव को फोन करके बुलाती है और उसे अपने पेट के दर्द के बारे में बताती है। राघव जी, आप जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरी जान निकल जाएगी। तनीषा, तुम बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव तुरंत अपने ऑफिस से निकलता है और अपने घर पहुंचकर तनीषा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर मनीषा का चेकअप करते हैं और राघव को बताते हैं, देखिए आपकी पत्नी बहुत ज्यादा मिट्टी खाती है, जिसकी वजह से उसके पेट में कीड़े बन गए हैं और ऊपर से पेट में पथरी भी हो गई है। अब हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं आपको लाकर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। राघव की बात डॉक्टर सुनता है और तनीषा का ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर तनीषा के पेट से पथरी और सारे कीड़े निकाल देते हैं और उसके पेट के भी अच्छे से सफाई कर देते हैं, जिसके बाद तनीषा का पेट दर्द कम हो जाता है। देखा तनीषा, हमारी बात न मानने का नतीजा, मैंने कहा था कि तुम्हारी इस मिट्टी खाने की आदत की वजह से हम सबको एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है। आज के बाद मैं कभी भी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबक मिल गया है। उस दिन के बाद से तनीषा मिट्टी खाना बंद कर देती है और अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में तनीषा पहले की तरह स्वस्थ और हेल्दी हो जाती है। अब तनीषा अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहू पर बारिश का कहर। रागिनी अपने आंगन में बैठकर चूल्हे में फूंक मारती हुई रोटी बना रही थी। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। मेरा पति सारा पैसा अपनी शराब में उड़ा देता है और जो मैं कमाती हूँ वो भी मुझसे छीन लेता है। ऊपर से ये बादल भी आसमान को घेर कर बैठे हैं। पता नहीं कब बरसात होने लगे। गैस भी खत्म हो गई है। अगर अभी रोटी नहीं बनी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रागिनी ऐसा कहकर रोटी बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से आग बुझने लगती है, जिसकी वजह से रागिनी को फिर चूल्हे के अंदर फूंक मारनी पड़ती है। ओहो, एक तो मुझे चूल्हे पर रोटी बनानी नहीं आती, ऊपर से ये चूल्हा जलने को राजी नहीं है। ऐसे में खाना कैसे बनाऊंगी? तभी उसका मुन्ना अचानक से रोने लगता है। अरे मुन्ना रो रहा है, पहले उसे चुप करा लेती हूँ, नहीं तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। रागिनी अपने मुन्ना को उठाती है और उसे दूध पिलाने लगती है। दूध पिलाने के बाद उसका मुन्ना सो जाता है और वो दोबारा से चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू कर देती है। तभी अचानक से बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। अरे ये क्या, अभी तो मैंने पूरा खाना भी नहीं बनाया और ये अचानक से बरसात शुरू होने लगी। अब मैं क्या करूं? रागिनी कुछ सोचती इससे पहले बारिश तेज होने लगी थी।
जिसकी वजह से रागिनी जल्दी जल्दी खाना उठाकर घर में ले जाती है। बारिश की वजह से चूल्हे की आग अपने आप बुझ जाती है। हे भगवान, रोटियां तो केवल 2 ही बनी हैं। अब 2 रोटियों में हमारा गुजारा कैसे होगा? रागिनी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी बरसात में भीगते हुए उसका शराबी पति लड़खड़ाते हुए घर में पहुंच जाता है। 2 घूट, अरे 2 घूट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। 2 घूट पिला दे साथिया, बाकी अरे यार मेरे पे छोड़ दे। जैसे ही रागिनी कार्तिक को देखती है वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये तो आज फिर से शराब पीकर आ गए। अरे रागिनी, ओ रागिनी, कहाँ मर गई? अरे देख मेरी बाटली खत्म हो गई है, जल्दी से पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। अजी, एक तो आप बरसात में पूरी तरह भीगे हुए हो और ऊपर से दोबारा बरसात में जाकर दारू पीने की कह रहे हो। अरे मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए, अगर मैंने आपको पैसे दे दिए तो कल मैं सुबह सिलेंडर कैसे भरवाऊंगी? आज भी बहुत ही मुश्किल से मैंने चूल्हे पर खाना बनाया है। देख, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी के अभी पैसे ला कर दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसे वैसे नहीं है, बहुत हुआ तुम्हारा, मैं तुम्हें अब कोई पैसे नहीं दूंगी। अच्छा, अब तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तू मुझे मना करेगी? जब तक तेरी खाल ना उधेड़ दूं तब तक तुझे समझ नहीं आएगा। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। इतना कहने के बाद कार्तिक अपने चमड़े की बेल्ट निकालता है और रागिनी को मारना शुरू कर देता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब बता, अब तू मुझे पैसे देगी या नहीं? देती हूँ, बस तुम मुझे मारो मत, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कार्तिक रागिनी को छोड़ देता है, जिसके बाद रागिनी अंदर जाकर पैसे लेकर आती है और कार्तिक सारे पैसे छीनकर शराब पीने के लिए निकल जाता है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। कार्तिक बहुत ज्यादा नशे में होता है और यहाँ वहाँ लड़खड़ाते हुए बारिश में घूमता रहता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश का कहर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी की वजह से रागिनी के घर में पानी भी भरने लगता है। अरे ये क्या, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से बारिश का पानी घर में भी भर गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है, अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते बारिश का पानी चारों तरफ गांव में भर जाता है। रागिनी अपने मुन्ना को उठा लेती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद बाहर चारों तरफ पानी पानी देखकर रागिनी बहुत हैरान रह जाती है। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ अपने मुन्ना को लेकर? रागिनी पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बांध टूट जाता है, जिसकी वजह से बांध का पानी गांव में पहुंच जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के चलते कई मकान और कई सारे लोग पानी में बह जाते हैं। वहीं रागिनी एक घर की छत पर खड़ी होकर अपने बच्चे की रक्षा करने लगती है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा मेरे मुन्ने के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत होने दो। तभी अचानक से बाढ़ का पानी उस घर के ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से रागिनी पानी में बह रही एक टोकरी के अंदर अपने मुन्ना को रखकर अपने सिर पर उठा लेती है। तभी रागिनी को एक लकड़ी का दरवाजा पानी में बहता हुआ नजर आता है, जिसके ऊपर रागिनी तुरंत चढ़ जाती है और अपने मुन्ना को भी उसी के ऊपर रख लेती है। तभी रागिनी का मुन्ना रोने लगता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तेरी माँ तेरे साथ है, अब चाहे ये बाढ़ का कहर ही क्यों ना मुझ पर बरसे, मैं तेरे ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। रागिनी किसी तरह उस दरवाजे के सहारे एक ऊंची सतह पर पहुंच जाती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मैं इस बाढ़ के कहर से बच गई, पता नहीं कितने लोग बेवजह इस बाढ़ में मारे गए होंगे। तभी रागिनी को पानी में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है, जिसे वो बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही रागिनी उस आदमी को पानी से बाहर निकालती है, वो उस आदमी की शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो कार्तिक जी हैं, इन्हें क्या हो गया? कार्तिक जी उठो, उठो ना कार्तिक जी, क्या हो गया है? उठो कार्तिक जी, क्या हो गया आपको? रागिनी कार्तिक के सीने पर हाथ रखकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही कार्तिक के शरीर से पानी निकलता है, कार्तिक को होश आ जाता है और वो अपने सामने रागिनी को देखकर रोने लगता है। रागिनी,
मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अरे मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करूंगा, प्लीज। कार्तिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो कार्तिक से कहती है, सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके बाद रागिनी अपने मुन्ना और अपने पति कार्तिक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।